Hello guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022. ये है पार्ट 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आ जाएगा. अब आई वांट टू टेल यू, मुझे पता है कि हमारा जनवरी से लेकर मई 2022 का हमने सारा का सारा जो लेक्चर्स हैं वो कर लिए हैं, बट हमारे पास बहुत बड़ा है बैकलॉग. दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का तो खत्म हो ही जाएगा, फिर हमारे पास अक्टूबर, यस 4 मंथ्स का बैकलॉग है. तो नवंबर के फर्स्ट 15 डेज में हम ट्राई करेंगे कि हम सारा का सारा बैकलॉग खत्म कर दें, ठीक है. एंड तो ताकि आप लोग पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें, इसको सब कुछ कर सकें. लीगल करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, दीज आर रियली रियली हेल्पफुल गाइज. यहाँ से क्लैट एलएलबी के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लैट एलएलएम के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं. 2022 के अंदर क्वेश्चंस आए थे, सेम फॉर एलेट एलएलबी एज वेल एज एलेट एलएलएम. यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है. चाहे आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एमएचसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनएल सैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाली जो सीरीज है आपको हेल्प करेंगे. आईआईटी खड़गपुर की तो पिछली सीरीज सारी देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बढ़िया से सब कुछ याद कर लीजिए. क्लैट वालों को भी अब सब चीज़ें याद करनी है. यस, लीगल करंट अफेयर्स लर्न करने पड़ेंगे आपको. जो आपका क्वेश्चन टाइप आ रहा है वो लर्निंग के बेसिस पे लीगल करंट अफेयर्स वो लोग पूछ रहे हैं, जो कि पहले वो नहीं पूछ रहे थे, राइट. अगर आप यूपीएससी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल है. अगर आप जुडिशरी के अंदर दिल्ली जुडिशरी, यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये हेल्प करेगी. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, इफ़ यू आर एन एडवोकेट जिसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि लीगल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, तब भी आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, राइट. अब यहाँ पे बहुत बच्चों को चाहिए होता है पीडीएफ, सो ये आपको एक पीडीएफ पड़ेगा ₹40 का. गाइस, वी आर गिविंग द पीडीएफ ओनली जस्ट फॉर ₹40. एंड अगर आपको प्रीवियस पीडीएफ चाहिए तो हम सबके कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे ₹1000 ईयर के लिए. मतलब 1000 के अंदर आपको सारे के सारे जितने भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड वो मिल जाएंगे, ठीक है ना. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ₹1000 वाला तो ठीक है, जो ₹40 वाला है वो तो आपके लिए अवेलेबल है ही. तो फॉर जस्ट ₹40 वी आर प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ. गाइस, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये हाथ जोड़कर मैं आपके आगे बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 ये पीडीएफ किसी के साथ भी शेयर ना करें. ये जो ₹40 हैं ये हमें हेल्प करते हैं लॉगिरी को सस्टेन करने में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना. हमारी एक टीम है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, और हम आपसे अफोर्डेबल, मतलब हम आपको अफोर्डेबल तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हम भी सर्वाइव कर सकें और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है ना. अगर आप ये पीडीएफ किसी और के साथ शेयर कर रहे हो तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. इट इज़ जस्ट ₹40. आप बोल भी सकते हो कि इट इज़ जस्ट फॉर ₹40. कोई हम आपसे 200-500 का पीडीएफ नहीं चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. तो येस, ये डाउनलोडेबल होगा, बट आई एम टेलिंग यू प्लीज़ डोंट शेयर इट विद एनी वन. आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि लॉगिरी हमेशा हमेशा चलता रहे, आने वाले टाइम में भी आपकी हेल्प करे और लोगों की, दूसरों की भी हेल्प करे, तो प्लीज ये पीडीएफ किसी के साथ भी शेयर मत करना. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. अब स्टार्ट करते हैं. इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर करा, क्या ऑर्डर करा? इलेक्शन कमीशन ने डी रजिस्टर कर दी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसको क्या बोला? RUPP, मतलब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है. वो रजिस्टर्ड तो है बट अब वो अनरिकॉग्नाइज हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज. तो आपको क्या याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो RUPP कर दिया है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं थी, नॉट एक्टिव और नॉन एग्जिस्टेंट थी. मतलब या तो वो इलेक्शंस लड़ नहीं रहे थे, बस नाम की पॉलिटिकल पार्टी थी, या फिर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खत्म हो गई है, ठीक है. हैव नॉट कंटेस्टेड अ सिंगल इलेक्शन ईदर टू द जनरल असेंबली ऑफ द स्टेट और द पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ 2014 एंड 15. तो ये क्या हो गया? RUPP. तो आपको RUPP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने जो है डीलिस्ट किया है. ये वर्ड डीलिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. RUPP इज बहुत इंपॉर्टेंट. इनएक्टिव एंड नॉन एग्जिस्टेंट, क्या आपके नोट्स में होने चाहिए.
The state government is duty bound to ensure the safety of people by clearing violent stray dogs. Stray dogs कौन से होते हैं? जो गली में डॉग्स घूम रहे होते हैं, जिनका कोई भी ओनर नहीं होता. एक तो पेट होते हैं जिनको हम घर में रखते हैं, एक होता है स्ट्रे डॉग्स. तो उन्होंने कहा अगर वायलेंट है स्ट्रे डॉग्स, मतलब किसी को काट रहे हैं, डॉग बाइट्स हो रही है, तो ये किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पकड़ा जाए और लोगों की सेफ्टी इंश्योर करी जाए. ये केरला हाईकोर्ट ने कहा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, नो स्पेसिफिक लॉ. तो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया क्या हेट क्राइम से रिलेटेड, हेट स्पीच से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक लॉ है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक लॉ हेट क्राइम, हेट स्पीच को लेकर नहीं है. ठीक है, तो हेट स्पीच के अंदर वो कह रहे हैं ड्यूरिंग पोल्स जो है, फिर हम आईपीसी की मदद लेते हैं, दैट इज इंडियन पीनल कोड, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके अंदर की ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसकी हेल्प लेकर ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोले जिससे कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, डिसहार्मनी हो जाए. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी क्लैट एलएलएम वाले बच्चे हैं एक बार इसको जजमेंट को पढ़ लेंगे और बाकी सबको नोट करना है कि ऐसी कोई जजमेंट है जो क्या कहती है. Held that any appeal to vote or refrain from voting for a candidate on the ground of religion, caste, race, community or language by a candidate or his agent to the electors would amount to corrupt practice under 1951 Act. 1951 Act कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अगर आप रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के बेस के ऊपर, ठीक है ना, आप वोट लेते हो या फिर रिफ्रेन करते हो कि या तो बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ मुझे वोट दो, या फिर कहते हो वो मुस्लिम है, या कहते हो मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे वोट दो, तो ये क्या है? दिस इज नॉट राइट, दिस इज अ करप्ट प्रैक्टिस. राइट, तो ये किस जजमेंट में बोला है? अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ईसीआई वाज रिस्पोंडेंट टू अ प्ली बाय लॉयर अश्विनी उपाध्याय सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर टू टेक अपोजिट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट 267. तो लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है वो ये हेट स्पीच के बारे में बात करी है और वो कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड स्टेप्स आपको लेने चाहिए, इसलिए केस फाइल किया है. किसने किया? अश्विनी उपाध्याय. ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि किसने केस फाइल किया है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है. The seven-judge bench held that appealing to identities of any candidate and that of the voters constitute a corrupt practice under Section 123 subsection 3 of the Representation of People Act 1951. तो कौन से सेक्शन के अंदर ये ऑफेंस बनता है? सेक्शन 123. मतलब ये जो हेल्ड किया गया है जजमेंट के अंदर भी, ये सेक्शन 123 क्लॉज 3 भी ये कहता है कि आप रिलीजन और ये सब कुछ आइडेंटिटी के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते. अब सेक्शन 123 जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है. ठीक है, वो क्या है? द अपील बाय अ कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ अ कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग फॉर एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज और द यूज ऑफ अपील टू रिलीजियस सिंबल्स और द यूज ऑफ और अपील टू नेशनल सिंबल्स. तो वो कहते हैं किसके बेसिस पे नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको क्लियर कट चाहिए कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है या फिर उसका कोई एजेंट या फिर कोई भी उसकी परमिशन से अगर वोट मांग रहा है या कह रहा है कि वोट ना दो, किसके बेसिस पे आप लिखोगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज पे भी. कम्युनिटी और लैंग्वेज, इनके बेसिस पे अगर कोई मांग रहा है वोट्स तो क्या है? इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद पीएफआई. तो पीएफआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पीएफआई को 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया गया है. ठीक है ना, अब पीएफआई को बैन कर दिया गया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीएफआई 2007 में इसको फाइंड किया गया था, फाउंड करा गया था 2007 में. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए 2007. उसके बाद मर्जर हुआ था 3 मुस्लिम ग्रुप्स का. वो कौन कौन से मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिनका मर्जर हुआ? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी एंड द मनीथा नीथी पसाराई इन तमिलनाडु. ठीक है, ये तीनों ग्रुप्स का मर्जर हुआ था एंड देयरफॉर पीएफआई केम इनटू बीइंग, दैट इज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. राइट, अब इसके बाद इन 2017 भी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब आती है, कब इन्वेस्टिगेट करने आती है? जब कोई टेरर एंगल हो किसी चीज को, तो ये एजेंसी जो है ये आ जाती है. राइट, तो ट्राई टू टेक एक्शन 2017 में भी, बट कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज
प्रिवेंशन एक्ट एज ऑफिशियल्स वर डिवाइडेड ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो ये 5 ईयर बैन लगाया और इसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है वो कौन से एक्ट के अंदर किया गया है, यूएपीए। आपको यूएपीए की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि 2017 में भी इसको डिक्लेयर करना चाहते थे बट ऑफिसर्स डिवाइडेड थे, इसी वजह से नहीं डिक्लेयर हुआ। इन जून 2022 द ईडी accused the organization of money laundering, claiming that it had received over rupees 60 crore since 2009 including cash deposit of over rupees 30 crore। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, इलीगल, कुछ भी इलीगल काम करना और उससे पैसे कमाना, ठीक है ना। Now, he said that PFI was successful in consolidating its position offline and online and has leveraged the polarization that has taken place in Assam। Polarization का मतलब ग्रुप बनाना, ठीक है, एक कम्युनिटी को बिल्कुल एक साथ एक साइड पे कर लेना, ग्रुप बनाना, एक तरफ कर लेना, ठीक है। और भी एक पोलराइजेशन के ऊपर क्या एलिगेशन है, पोलराइजेशन करी है कहाँ पर, असम के अंदर। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इट एडेड दैट रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द पीएफआई कुड बी यूज्ड बाय इट्स पॉलिटिकल विंग दैट इज एसडीपीआई। इसका पॉलिटिकल विंग कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा आता है, पॉलिटिकल विंग कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल विंग कौन सा है। इसका पॉलिटिकल विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज एसडीपीआई, नोट कर लो, टू मेक एन एंट्री इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द स्टेट्स। तो ये असम के अंदर इनका ज्यादा रहा है और कहा गया है कि रिसेंट एविक्शन रिलेटेड वायलेंस जो असम के धौलपुर में हो उसके अंदर भी पीएफआई जो था वो इंडल्ज था, उसका एक्टिव रोल था। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, मदर का जो मिल्क है, उसको आयुर्वेदा के अंदर डिक्लेयर किया हुआ था। अब नेओलाक्टा लाइफ साइंसेस जो थी वो इंडिया नाम थी, यूके बेस्ड कंपनी की, और उन्होंने फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम ह्यूमन मिल्क अंडर द गार्ब ऑफ आयुर्वेदा। तो वो कहते हैं दिस इज नॉट आयुर्वेदा बिकॉज जो ह्यूमन मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो आयुर्वेदा नहीं है, देयरफॉर इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। कर्नाटका पासेस एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल का मतलब क्या होता है कि आप किसी को भी फोर्सफुली, अगर ए रिलीजन से है तो उसको बी रिलीजन में फोर्सफुली या बाय फ्रॉड नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो बात करता है एंटी कन्वर्जन बिल। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पेनल्टी होती है, ऑफेंस है वो। तो ये जो है कर्नाटका ने पास कर दिया है। द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली पास द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2022 पॉपुलरली कॉल्ड द एंटी कन्वर्जन बिल बाय वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब क्या होता है कि बस देख लिया कि अच्छा हाथ खड़े कर लो कौन सा हाथ में हमारे, यस यस, और काउंट कर लिया ऐसे ही, तो ऐसा जो है वो बिल पास हुआ। तो आपको क्या याद रखना है कि कर्नाटका के अंदर भी एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो आ गया है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर लिया है, इतना भी याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है ये बिल पास कर लिया है, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लोगे। And also the Legislative Assembly Council passed the bill on September 15, but its passage in the Assembly, both the House of Karnataka Legislature have passed the bill। अब यहाँ पे ये दोनों में पास हो गया। अब देखेंगे गवर्नर क्या करते हैं, कब पास करते हैं इसको। अब सबसे पहले ये उड़ीसा 1967 में सबसे पहले उड़ीसा में आया था, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारी स्टेट्स कहाँ कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में, इवन हरियाणा के यहाँ भी बात चल रही है, मतलब पास हो रहा है, गवर्नर के पास पहुंच गया ये बिल। पर जब तक गवर्नर का एसेंट नहीं मिलता है तब तक लॉ नहीं बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा कर्नाटका वो स्टेट्स हैं जहां 2022 के अंदर एंटी कन्वर्जन बिल्स जो हैं वो पास हुए हैं। अभी ये बिल नहीं, अभी लॉ तब बनता है जब गवर्नर एसेंट दे देंगे, ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए नोटिफाइड द रूल्स गवर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अब यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब क्या है एमएचए ने, अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसने रूल्स नोटिफाई कर दिए। एमएचए ने जो है इसके रूल्स हमें नोटिफाई कर दिए, राइट। तो अब इसके रूल्स क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन ऑन रूल्स CPIR 2022। तो ये टाइटल के अंदर जितने भी मैंने बॉक्सेस बनाया और राउंड्स मारे ये आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। मार्च के अंदर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था, लॉ बन चुका है। ये किसको बिल को खत्म कर कर आया है, मतलब रिपील करता है, रिप्लेस करता है, जिसको हम कह सकते हैं ये रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। द ओल्ड एक्ट स्कोप, अब क्या था, ये बिल किस चीज से रिलेटेड है, अगर हम थोड़ा सा रुके और बिल को पढ़ें, क्या कह रहा है ये, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ठीक है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ।
ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है कि क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में ये लॉ हेल्प करेगा। तो जो पहला लॉ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि किस बिल को रिप्लेस, किस एक्ट को रिप्लेस किया, किस लॉ को रिप्लेस किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2020 जो है वो उसकी जगह आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 की जगह। तो ओल्ड एक्ट, तो अब एक्ट जो पिछला था उसका स्कोप लिमिटेड था, फिंगर इंप्रेशन ले सकते थे, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स ऑफ कन्विक्टेड पर्संस। कन्विक्टेड कौन होते हैं? जो प्रूवन हो चुका है कि हाँ भाई गिल्टी है, हाँ भाई इसने ऑफेंस कमिट किया है। एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्संस, कुछ कैटेगरीज होते थे जो अरेस्ट हो गए हैं या नॉन कन्विक्टेड, मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ है कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, बट ये किसके ऑर्डर्स पे? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पे ही अरेस्टेड और नॉन कन्विक्टेड का जो ये था फिंगरप्रिंट्स, फुट इंप्रेशन, ये सब कुछ ले सकते थे। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ये क्यों नया बिल लेकर आए? ये नया बिल इसलिए लेकर आए क्योंकि ये कह रहे हैं कि न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स आ गए। क्यों लेकर आए? पर्पस क्या है? वो कह रहे हैं न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स आ गए जिससे कि हेल्प होगी क्रिमिनल्स को पकड़ने में, प्रूव करने में कि हाँ इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। The Act empowers a magistrate to direct any person to give measurements which till now was reserved for convicts and those involved in heinous crimes। तो ये जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है कि अब जो है ये एक्ट अलाउ करता है कि किसी भी पर्सन का, एनी पर्सन का भी मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है मेजरमेंट्स ले। तो मेजरमेंट्स क्या होते हैं? यही फिंगर इंप्रेशन, ये सब कुछ ले सकते हैं। और पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ जो कन्विक्टेड थे वो और जिन्होंने हीनियस, मतलब जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स कमिट किए उनका ले सकते थे मैजिस्ट्रेट के कहने पे। It also enables the police up to the rank of head constable to take measurements of any person who resists or refuses to give measurements। तो rank up to the rank of head constable किसी भी person की ये जो measurements है ले सकता है। This is very very important, यहाँ से question 101% आएगा ही आएगा। As per the rules, measurements include finger impressions, palm print, footprint, photographs, iris, retina scan, physical biological samples and their analysis। अब देख रहे हो ये जो न्यू लॉ है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये भी आपको नोट करना है। सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 53 और 53A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है ना, तो ये है। दो इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स कुड ऑल्सो इंक्लूड डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग और ये सब कुछ में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उसके अंदर डीएनए प्रोफाइलिंग इंक्लूडेड है या नहीं। जो सितंबर 19 को रूल्स आए हैं उसके अंदर क्या स्टेट किया हुआ है? दैट सैंपल्स ऑफ दोज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव सेक्शंस एज 107, 108, 109, 110, 144, 145, 151 of CRPC shall not be taken unless such person is charged or arrested in connection with any। तो इसके अंदर अगर इन सेक्शंस के अंदर CRPC के अरेस्ट हुई है तो जो मेजरमेंट्स है वो नहीं ले सकते। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि उसने अभी ऑफेंस कमिट नहीं किया है बट लग रहा है कि कर सकता है, बट इतना ज़्यादा अच्छा सबूत एविडेंस भी नहीं है तो उसको अंदर डाल देते हैं जेल के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। अब अगर प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे तो किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर डाल लेंगे एंड उसके मेजरमेंट्स ले लेंगे, विच इज़ नॉट राइट। राइट टू प्रिवेसी वायलेट होती है, बट यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये वाले सेक्शंस के अंदर अगर अरेस्ट हुई है तो मेजरमेंट्स नहीं ले सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड्स ब्यूरो है NCRB जो है वो इसका रिकॉर्ड रखेंगी फॉर 75 ईयर्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल अभी ये डिफाइन नहीं किया, तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The Chhattisgarh High Court has struck down a 2011 amendment that provided for 58% रिजर्वेशन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे थे? 58% रिजर्वेशन किसको प्रोवाइड कर रहे थे? SC ST और OBC को। कहाँ पर? रिक्रूटमेंट में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। और ये जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? रीजन भी पता होना चाहिए। रीजन है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ये इंदिरा साहनी के केस में हेल्ड किया हुआ है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन खत्म कर दी है। रूल्स अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बार अ पर्सन एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन फंड्स टू बी पार्ट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो CWC, सबसे पहले तो आपको चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसके अंदर रूल्स के अंदर चेंजेस लेकर आए गए हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के मेंबर्स कौन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस shall not be eligible to be a chairperson or a member of the committee। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, जो फॉरेन से फंड्स जिनको रिसीव हो रहे हैं, तो आप इसके ना तो चेयरमैन बन सकते हो, चेयरपर्सन बन सकते हो, ना ही मेंबर बन सकते हो, ठीक है। ऑल्सो सेज दैट एनी पर्सन वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इन एनी एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन सच एज इट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इनएलिजिबल। अगर आप किसी एनजीओ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो ये एक्ट अप्लाई इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें, तब भी आप नहीं CWC का पार्ट बन सकते। इट एड्स दैट दोज हु हैव एनी फैमिली मेंबर और क्लोज रिलेशन वर्किंग फॉर एन एनजीओ will be disqualified. Any person working in rescue and rehabilitation in district or a person representing someone running a child care institution or a member of the board of trust NGO, मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया, अगर आपका क्लोज रिलेटिव भी कोई एनजीओ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, तब भी यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द CWC। अब CWC क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है CWC को। अंडर द एक्ट हैज द अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चों को हेल्प चाहिए उनको बोल देते हैं, राइट। ऑफ केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इट कैन ऑल्सो ऑर्डर एन इंक्वायरी टू इंश्योर दिस सेफ्टी एंड वेलबींग एंड गिव एन ऑर्डर फॉर द रिहेबिलिटेशन इन ईदर फैमिली केयर। तो मतलब उनको रिहेबिलिटेट करते हैं कि कहाँ पर वो रहेंगे, तो ये CWC का जो होता है ये करती है। इसके मेंबर्स जो हैं उनका डिफाइन कर दिया इन्होंने। दोज ऑन CWC हैव द पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट एंड ऑल्सो रिसीव अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आर देयरफॉर इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर बार्ड अंडर FCRA फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। तो फॉरेन फंड्स वालों को क्यों एक्सक्लूड किया है? क्योंकि उनके पास मजिस्ट्रेट जैसी पावर्स होती है, इनको सैलरी भी मिलती है, एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको FCRA के अंदर वो फॉरेन फंड्स जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चैलेंज कैपिटल केस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 कैपिटल्स कौन सी स्टेट लेकर आना चाहती है। आंध्र प्रदेश लेकर आना चाहती है, वो 3 कैपिटल सिटीज लेकर आना चाहती है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल इन विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव इन अमरावती एंड जुडिशियल इन कुर्नूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेट का नाम, कौन सी स्टेट में 3 कैपिटल्स वाला इशू है, कहाँ पर क्या आ रहा है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहाँ पे बना रहे हैं? विशाखापट्टनम। जजेस को कहाँ बिठाएंगे? कुर्नूल के अंदर। लेजिस्लेटिव जो है अमरावती, मतलब लॉज यहाँ पे बनेगा अमरावती में। अब जो कोर्ट है, जो यहाँ की कोर्ट है, इन्होंने क्या हेल्प करा है? कोर्ट ने ये हेल्प करा कि देखो तुम्हारे पास पावर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट अकेली ही कॉम्पिटेंट है टू डील विद द सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तुम्हारे पास पावर नहीं है। अगर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 4 अलाउज फॉर कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल, नेम्स ऑफ द स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड फोर्थ शेड्यूल, दैट इज नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट। तो ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। तो वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये सारे डिसीजंस ले ही नहीं सकते। तो अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास उनसे पूछने की भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाई कोर्ट ने इनको ये भी ऑर्डर दिया है कि अब तुम फटाफट से जो अमरावती में तुमने जो लैंड एक्वायर किया है, मतलब लोगों से लैंड खरीदा है, उसको तुम डेवलप करो और वहां पर जो है कैपिटल सेटअप करो। एंड एनालिसिस ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ मैरीन स्पीशीज इन इंडिया बिटवीन 2015 एंड 2021। ये एनालिसिस किसने किया था? काउंटर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग टीम ऑफ WCS इंडिया, दैट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताओ ये किसने किया है। तो सबसे ज्यादा जो सी कुकम्बर्स होते हैं जो ऐसे लगते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड हुई है, और तमिलनाडु जो है वो टॉप पर है, ठीक है, इस चीज में, ये इलीगल ट्रेड में। Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC) extended the deadline for installing pollution control technologies in the country's thermal power plants. तो इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या है और थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जहाँ पर कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पावर जनरेट करी जाती है, उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट जो है ऑब्वियसली क्योंकि कोल बर्न हो रहा है वहां पर, तो इसलिए वो पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो वहां पर ये लगाना चाहते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जहां से जो एयर है वो फिल्टर करके एयर बाहर निकले वहां से, ताकि एयर में पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, फॉर द 3rd टाइम ये एक्सटेंड किया। द कंट्रीज फर्स्ट एमिशन नॉर्म्स, क्या है ये? द कंट्रीज फर्स्ट एमिशन नॉर्म्स जो हैं, ठीक है, फॉर कंट्रोल ऑफ, क्या कंट्रोल करेंगे? लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड मर्करी फ्रॉम द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स वर नोटिफाइड इन December 2015। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फिल्टर्स है ये किस चीज की एमिशन जो है उसको प्रिवेंट करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मर्करी की। और ये फर्स्ट टाइम 2015 में आए थे, और इनकी जो टाइमलाइन थी, ठीक है, फॉर December 2017 तक इनको कंप्लाई करने थे। अब ये 3rd टाइम के लिए एक्सटेंड करा जा रहा है।
ठीक है, तो जो पावर प्लांट्स है वो कैटेगराइज करे हुए हैं. द कैटेगराइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स वाज डन इन अप्रैल 2021 ऑन द बेसिस ऑफ एन अमेंडमेंट टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग डेडलाइन सेट करी है गवर्नमेंट ने फॉर पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली एनसीआर. जो दिल्ली कैपिटल, दिल्ली और उसका कैपिटल का रीजन है पूरा, आसपास के एरियाज है उनके लिए, और जो एंड अ मिलियन प्लस सिटीज जिनकी मिलियन प्लस से ज़्यादा पॉपुलेशन है. द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू December 31, 2024 फ्रॉम द अर्लियर डेडलाइन ऑफ December 2022. ठीक है, जो पहले 31 दिसंबर 2024, पहले दिसंबर 2022 की डेडलाइन थी, अब दिसंबर 2024 की डेडलाइन है. तो आप कैसे नोट्स बनाओगे? 10 किलोमीटर रेडियस दिल्ली एनसीआर, सॉरी मैंने रेडियस लिख दिया, रेडियस लिखना था. देखो 10 किलोमीटर रेडियस दिल्ली एनसीआर प्लस मिलियन प्लस सिटीज, ये पॉपुलेशन बेस पे है. मिलियन प्लस सिटीज इज इक्वल टू कर लोगे कि हम कब तक करना है? दिसंबर 2024 तक. ठीक है, इन केस ऑफ पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉपुलेटेड सिटीज द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू December 31, 2025. तो December 2025 तक कंप्लाई करना है. फॉर ऑल अदर पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री विच हैड एन अर्लियर टाइमलाइन ऑफ December 2024, न्यू डेडलाइन क्या है? 2026. द नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सटेंड द टाइमलाइन अंडर 2027 फॉर रिटायरिंग यूनिट्स, power plants which are over 25 years old or more, and 2026 for non-retiring units. ठीक है, जो रिटायरिंग यूनिट्स है उनके लिए भी डेडलाइन चेंज कर दी गई है. मेरे ख्याल से अगर तुम ये 3 भी याद कर जाओगे ना, 3 पॉइंटर्स, तो बहुत रहेगा. ठीक है, गोइंग बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमिटमेंट. अब यहाँ पे ये एडिटोरियल लिखा गया था और वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये लोग डेडलाइन जो है वो आगे आगे करते जा रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी जो है जो कमिटमेंट कर कर आए हैं 2021 के अंदर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 500 GW ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से ये एनर्जी जनरेट करेंगे बाय 2030. एनर्जी जो होगी इंडिया के अंदर वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करी जाएगी. तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत डिफिकल्ट है ये टारगेट्स अचीव करना. और नेट जीरो एमिशन टारगेट का जो हम देख रहे हैं वो 2070 तक देख रहे हैं कि हम नेट जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे 2070 तक. India's National Clean Air Program's target of reducing air pollution by 20 to 30% by 2024 will never be achieved. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है जिसके अंदर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है बाय 20-30% बाय 2024, वो कह रहे हैं वो कभी अचीव नहीं होगा. तो ये अलग बात है कि कभी अचीव नहीं होगा, बट ये हमने एम किया हुआ है. ये एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है. Mary Roy, this is very very important. Mary Roy, educator and women rights activist, on whose petition the Supreme Court delivered the landmark judgment against the Travancore Christian Succession Act 1916. तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि ट्रेवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1916 क्या था, 16 क्या था. तो बेसिकली यहाँ पर जो वुमेन, ठीक है, कि जो राइट थी प्रॉपर्टी को लेकर, उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट है. बिफोर द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये नोट कर लीजिए. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ 1986, सीरियन क्रिश्चियन वुमेन वर गवर्नड बाय द ट्रेवनकोर कोची क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 दैट स्टेटेड अ डॉटर इनहेरिटेड only a quarter of the son's share और ₹5,000 विच एवर वॉज लेस. या तो वो जो सन का शेयर है, ठीक है, अगर एक ए है, ए फादर है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं बी और सी. बी इज अ डॉटर एंड सी इज अ सन. ठीक है, जो डॉटर है वो सन की जो जो प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ क्वार्टर, मतलब फादर की प्रॉपर्टी जो सन को जा रही है उसका सिर्फ क्वार्टर है, जो शेयर है वो लेकर जाएगी, क्वार्टर ऑफ द सन शेयर, या फिर ₹5,000 विच एवर इज लेस. दोनों में से जो कम है वो डॉटर को मिलेगा. तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है. तो देन द लॉ वॉज चेंज्ड. ओके, ट्रेवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 जो था, कोर्ट डिलीवर्ड द लैंडमार्क जजमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट टू इंश्योर क्रिश्चियन वुमेन एंड इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी. ठीक है ना, वो किसकी वजह से हुआ था? मैरी रॉय, डॉटर अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय इज वेरी फेमस, शी इज अ राइटर. तो वी नीड टू रिमेंबर ये सारा, ये पूरी की पूरी जजमेंट नोट करोगे, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट नोट करोगे एंड इनका नाम नोट करोगे. ठीक है, बुकर प्राइज मिला था अरुंधति रॉय को. अरुंधति रॉय मतलब जो मैरी रॉय की डॉटर है, 1997 के अंदर मैन बुकर प्राइज मिला था. ठीक है, नाउ बॉर्न इन सीरियन क्रिश्चियन फैमिली 1933, ये मैरी रॉय की बात हो रही है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन December 1960, मिस रॉय सूड हर ब्रदर जॉर्ज इजैक टू गेन इक्वल असेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ हर डिजीज फादर. डिजीज मतलब जिनकी डेथ हो गई है. ओके,
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जो है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है मेड कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन क्राइम्स पनिशेबल बाय मोर देन 6 years। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए मैंडेटरी कर दिया है? फॉरेंसिक एविडेंस जिनके अंदर जो पनिशमेंट है वो क्या है? मोर देन 6 years है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर मैंडेटरी हुआ है? दिल्ली के अंदर। इससे पहले बात हो चुकी है कि फॉरेंसिक वैन्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी दिल्ली के अंदर, और ये किसके कहने पे हुआ है? होम मिनिस्टर के कहने पे हुआ है। दिल्ली में 2 फॉरेंसिक लैब्स हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन रोहिणी, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन चनक्यापुरी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आप। केरला पासेस यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। तो यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट लॉज अब ये समझेंगे। देखिए, जो चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के वो गवर्नर होते हैं। चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। और जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करनी होती है उसके लिए कमिटी फॉर्म करी जाती है जिसको सर्च कमिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको सर्च कमिटी कहते हैं। अब इन्होंने ना जो कमिटी बनानी, जो कमिटी के मेंबर्स हैं उसके अंदर सिलेक्शन कमिटी, सर्च कमिटी, सर्च सिलेक्शन कमिटी कह देते हैं जिनको। ठीक है, अब ये सर्च सिलेक्शन कमिटी जो यूजीसी के रूल्स हैं वो कहते हैं कि 3 और 5 पर्सन जो हैं वो ये कमिटी देगी, लिस्ट देगी किसको? गवर्नर को। और गवर्नर जो है एनी वन चूज करेंगे एंड उनको चांसलर बना देंगे। तो नॉर्मल रूल तो ये है। तो इन्होंने ये चेंज कर दिया। एंड सबसे पहले तो ये जो सिलेक्शन कमिटी है उसके जो कॉम्पोजिशन, मतलब जो उसके अंदर पर्सन होंगे उसके अंदर चेंज लेकर आए ये लोग, एंड इन्होंने अपॉइंटमेंट्स करी है। तो मैं आपको बता दूं, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ये देखिए ये जो है इसमें चेंजेस लेकर आए हैं केरला वाले। बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो अपॉइंटमेंट अगर यूजीसी रूल्स नहीं फॉलो करे जाते हैं वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में तो वो जो है इलीगल है, वॉइड है। ये हम अक्टूबर के मंथ में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसकी जो जजमेंट आई है। आपको बताओ मुझे, केरला ने जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड चेंजेस कौन सी स्टेट लेकर आई है? केरला। ओके। गुजरात गवर्नमेंट रिलीज 11 कन्विक्ट्स ऑन चार्ज ऑफ गैंग रेपिंग। बिल्किस बानो वाले केस के अंदर बात करें कि जो 11 कन्विक्ट्स मतलब प्रूव हो चुका है कि हाँ इन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पर। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनको इनका स्वागत करा गया। तो उसके ऊपर समिता सबरवाल, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम यू नीड टू रिमेंबर। तो समिता सबरवाल जो कि IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम तेलंगाना, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समिता सबरवाल IAS ऑफिसर है, कहाँ से? तेलंगाना से। तो उन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो क्या अब ऐसे वो ट्वीट कर सकती हैं? देखिए ये क्या ब्रीच माना जाएगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964 का? ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल था डिटेल के अंदर, इसमें पढ़ लेते क्या चीजें डिस्कस करी हुई, बट आपको नाम याद रखना है। समिता सबरवाल तेलंगाना IAS ऑफिसर बिल्किस बानो के कॉन्विक्ट्स के अगेंस्ट इन्होंने ट्वीट किया दैट दिस इज नॉट राइट। Rule 9 of the Rules of Central Civil Services Conduct Rule states no government servant shall make any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the central government or a state government। अब यहाँ पे क्या है कि आप बेसिकली गवर्नमेंट का कोई भी जो चीज़ है उससे रिलेटेड आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इफ़ यू आर अ सिविल सर्वेंट। तो क्या ये जो स्टेटमेंट थी ये सही थी या नहीं थी? यस, राइट टू स्पीच है, बट उसके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं कुछ। तो यहाँ पर एक जजमेंट है त्रिपुरा हाईकोर्ट 2020 लिपिका पॉल वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। आपको ये नोट कर लेनी चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है कि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट द पिटिशनर इज नॉट डिवॉइड ऑफ अ राइट्स। पिटिशनर कौन होता है? जिसने केस फाइल किया है। ठीक है, राइट ऑफ फ्री स्पीच, अ फंडामेंटल राइट विच कैन बी कर्टेल्ड ओनली बाय अ वैलिड लॉ। The petitioner was entitled to hold her own beliefs and express them in the manner she desired, subject to not crossing the borders laid down in the conduct rules। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? बेसिकली जो लॉ ले डाउन किया गया है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी फंडामेंटल राइट है वो कर्टेल, मतलब उसके ऊपर स्टॉप तभी लग सकता है अगर एक वैलिड लॉ है मेड बाय लेजिस्लेचर, राइट। तो अब ये क्वेश्चन कि ये सही था गलत था ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट हाँ ऐसे लॉज है और ये सिचुएशन है, आपको ये पता होना चाहिए। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India notified Plastic Waste Management Amendment Rules 2021। तो ये अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 के रूल्स आए जिसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे रिलेटेड बात करी गई है, राइट। तो ये रहा आपका। Now the country is taking steps to curb littered and unmanaged plastic waste pollution since July 1, 2022. India has banned the manufacture, import, stocking, distribution, sale and
यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विथ लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरल पोटेंशियल। तो जुलाई 2022 के अंदर क्या क्या बैन करा है, वो वाला प्लास्टिक जो कि लो यूटिलिटी है जिसकी और हाई लिटरिंग पोटेंशियल है, मतलब जिसका जो ज़्यादा वेस्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे हम कोई भी सामान लेकर आते हैं, हम वो लिफाफा तो फेंक देते हैं, राइट, और फिर वो रोड्स पे गार्बेज के अंदर ऐसे ही घूमता है। इंडिया इस पार्टी टू, इंडिया किसको पार्टी है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जुलाई 1 2022 में किस चीज़ के ऊपर बैन लगा है। उसके बाद नंबर 2, इंडिया जो पार्टी है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली UNEA का पार्टी है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इन ऑल 124 नेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 124 नेशंस ये जो है वो इसको पार्टी है। एंड इंडिया हैज साइंड अ रेजोल्यूशन टू ड्रॉप एन अग्रीमेंट इन द फ्यूचर दैट विल मेक इट लीगली बाइंडिंग फॉर सिग्नेटरीज टू एड्रेस द फुल साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल। मतलब ये मेक श्योर करेंगे कि जो प्लास्टिक है वो सिर्फ बन गया है और वो मार्केट में आ गया, वहीं तक सीमित नहीं रहे, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, मेक श्योर करना है कि वो पॉल्यूट ना करे, वो चीज तक भी जाना पड़ेगा इनको, बिकॉज दे आर सिग्नेटरी टू सच एन एग्रीमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली UNE का पार्ट है इंडिया, और 124 अदर नेशंस आर पार्ट ऑफ इट, ये भी हम बता जाए, टोटल में 124 नेशंस है। इंडिया पायलटेड अ रेजोल्यूशन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन एट द 4th यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली इन 2019। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने बोला था कि भाई ये ऐसा कुछ होना चाहिए। अब इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसने बैन लगाया, बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स इन 2002। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी पता होना चाहिए किस चीज पे बैन लगाया, थिन प्लास्टिक बैग्स पे। कौन से प्लास्टिक बैग्स पे, थिन प्लास्टिक बैग्स पे बांग्लादेश ने बैन लगाया था। कब लगाया था, बहुत पहले 2002 के अंदर लगा दिया था। न्यूजीलैंड बैंड प्लास्टिक बैग्स इन जुलाई 2019। चाइना हैज इशूड अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स इन 2020 with a phased implementation. As of July 2019, 68 countries have plastic bag bans with varying degrees of enforcement. तो जुलाई 2019 को अगर देखें तो 68 कंट्रीज के यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, प्लास्टिक बैग पे बैन चल रहे हैं विद मतलब डिफरेंट रूल्स। With effect from September 30th, 2021, the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 prohibited the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags whose thickness is less than 75 माइक्रॉन्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75 माइक्रॉन से लेस है तो उनको बैन किया। फ्रॉम December 31st, 2022, प्लास्टिक कैरिंग बैग्स हुज थिकनेस इज लेस देन 120 माइक्रॉन्स विल बी बैन। 2022 से ये बैन हुए। उसके बाद इट मीन्स दैट द बैन डज नॉट कवर ऑल प्लास्टिक बैग्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सारे प्लास्टिक बैग्स नहीं है, बट जो माइक्रॉन्स और थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग ये बैन कर रहे हैं। हाउएवर इट रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस प्लास्टिक बैग्स थिकर देन 75 माइक्रॉन्स, which was earlier 50 microns. As per the notification, the standard shall be increased to 120 microns in December this year. तो 120 microns हो जाएगा, ये देखिए लिखा ही हुआ है, from December 2022 plastic bags whose thickness is less than 120 microns will be banned. तो इसे 120 microns plus के bags बनाने पड़ेंगे, plastic bags, तो वो legal है। The notification clearly mentions that plastic or PVC banners hoarding should have more than 100 microns in thickness, and non-woven plastic polypropylene must be more than 60 GSM, that is grams per square meter. Non-woven plastic bags have a cloth-like texture but are counted among plastics. Still, plastic or PET bottles counted among the most recyclable types of plastic have been left out of the scope of the ban. ठीक है, ये सारा हमारे लिए important है। अब आगे चलेंगे हम। In addition, the Ministry of Environment, Forest and Climate notified the Plastic Waste Management Amendment Rules 2022 on February 16, 2022. Extended producer responsibility is the responsibility of a producer for environmentally sound management of the product until the end of its life. अब यहाँ पे क्या है, कोई कुछ बना रहा है प्लास्टिक का, ठीक है, कोई टॉय बनाया, उन्होंने बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको भेज दिया, वो बिक गया, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोड्यूसर है उसको वो जो टॉय है उसका एंड भी उसको डिसाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सोचना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा टॉय बनाऊं जिसका जो एंड भी हो वो एक अच्छे तरीके से हो, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक एप्पल से रिलेटेड है तो मैक तो आपको याद हो जाएगा, मल्टी एजेंसी सेंटर, और क्राई है क्राइम का छोटा, ठीक है। क्राई क्या है, वो लॉन्च इन 2020। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करी हुई है कि क्या चीज़ें। क्राइमैक आया, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। कब लॉन्च किया, 2020 में, टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स 24/7 विद वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड टू इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे
इंफॉर्मेशन जो है क्राइम्स की वो शेयर कर सकते हो। ये एप्लीकेशन कौन रन कर रहा है? ये NCRB, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो रन करिए। हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों ही पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, असम तो पूरा पूरा अपलोड करें, बट स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार इस पर अपलोड नहीं करें। अब MHA ने ये भी बोला कि जो ट्रैफिकिंग मतलब जो ह्यूमंस को बेचते और खरीदते हैं वो वाले जो केसेस हैं आपको सेक्शन 370 और 370A के अंदर रजिस्टर करने चाहिए, जो कि कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है। सेक्शन 370 IPC किस बारे में बात करता है? बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज स्लेव। ठीक है, बाइंग एंड और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज स्लेव, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्पेशली DU LLB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला फैक्ट बहुत अच्छे से रट लेना है। The broad guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence। देखिए डिजिटल एविडेंस क्या है? व्हाट्सएप चैट है, ठीक है, कुछ भी डिजिटल एविडेंस है, कुछ ईमेल्स है, कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए वो जो इस चीज को कलेक्ट करें एंड मेक श्योर करें कि वो जो एविडेंस है वो ठीक तरह से इकट्ठा हो सके, सो दैट केस के अंदर हेल्प मिल सके। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी जाता है पुलिस वालों में से, वो एविडेंस इकट्ठा करता है और ले आता है, एंड बाय द एंड ऑफ इट पता चलता है कि वो एविडेंस जो है वो लॉ अलाउ ही नहीं करता है कि ऐसे वो एडमिट हो सके कोर्ट के अंदर। आपको पता है कुछ भी चीज आप एज एविडेंस नहीं शो कर सकते, लॉ ले डाउन किया हुआ है, पूरा एविडेंस का लॉ है, तो वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं देयर शुड बी नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, की कुछ भी छेड़छाड़ ना हो सके उसके साथ। इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन April 2016 a 5-judge committee was constituted in 2018 to frame the draft rules which could serve as a model for reception of digital evidence by courts। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कुछ हो रहा था। द कमिटी इन इट्स रिपोर्ट in 2018 draft rules for the reception, retrieval, authentication and preservation of electronic records are yet to be given statutory force। मतलब ये अभी लॉ नहीं बने, बट ऐसा कुछ हुआ था। अब यहाँ पर कुछ केसेस हुए, जैसे नॉर्थ गोवा वर्सेस तोरंजीत तेजपाल took objection to the fact that the investigation sub inspector who seized the relevant CDs did not know the meaning of the term hash value। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब इनको डिजिटल उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो ये कैसे डाटा इकट्ठा करेंगे। आपको ट्रेंड प्रोफेशनल्स रखने चाहिए या फिर इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, बट फिर भी उन्होंने कहा जो कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनको रखना इज अ बेटर ऑप्शन। सिमिलरली आरुषि मर्डर केस ऑफ नोएडा रिपोर्टेड एज Dr. Nupur Talwar versus State of UP and another, the Allahabad High Court observed that the Indian Computer Emergency Response Team CERT inexpert was not provided with the details of internet logs, router logs and laptop logs to prove whether the internet was physically operated on the fateful night. Even the certificate under section 65B of IE Act which is statutorily required was undated and hence rejected by the trial court। मतलब एविडेंस ढंग से नहीं कटा गया था। सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करते हैं? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये सब कुछ है, वो कैसे एडमिट होगा ये इंपॉर्टेंट है। अगेन DU LLB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2023 वाले 2024 वाले, उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी सब जो है ये जजमेंट्स एक बार नोट कर लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022, देखिए जितने भी बच्चे ALET LLM की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए जो दिसंबर 2022 में हो रहा है, वो इसको प्रिपेयर कर ले। यहाँ से क्वेश्चन 101% आने के चांसेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT रिलीज्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने रिलीज करी है? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड जो ड्राफ्ट है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर वेविंग ऑफ ड्यूज फॉर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड ऑपरेटर्स। मतलब अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है ऑपरेटर तो उसके लिए भी प्रोविजंस लाए हैं, वेव करेंगे उसका जो पैसा है। ब्रिंगिंग ओवर द टॉप OTT, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और ये सब कुछ है, उनको किसके अंदर ले आएंगे? विद इन द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो इसलिए इनको क्या रिक्वायर होगा? लाइसेंस रिक्वायर होगा टू ऑपरेट। ये नोट कर लीजिए, इवन व्हाट्सएप, जूम ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर मैसेज इंटरसेप्शन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट अगर चाहे कि हमें बताओ कि क्या बातचीत हुई है लोगों के बीच में, वो इन लोगों को बताना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये जो एक्ट है ये किसको रिप्लेस करेगा? अभी ये एक्ट नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है, ये याद रखना। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। ठीक है,
सिंप्लीफाइज द फ्रेमवर्क फॉर मर्जर्स। अगर मर्जर्स डीमर्जर्स मतलब सबको किसी दो कंपनीज को ज़्यादा कंपनीज को इकट्ठा होना है तो वो कंपनीज एक्ट जो है उससे वो डील करेगा इस चीज़ से। प्रोविजन रिलेटेड टू आइडेंटिटी टू हेल्प प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स यूजिंग टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ये लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी कॉल करेगा उसका अभी तो नंबर आता है बट उसके बाद उसका नाम भी डिस्प्ले होगा कि कौन कॉल कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड जो है इट प्रपोजेस टू रीनेम, जो फंड है वो किसके लिए यूज करा जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड जो है टू रीनेम द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसके अंदर क्या करेंगे, जो रूरल रिमोट अनडिजर्व्ड रूरल रिमोट एंड अर्बन एरियाज है वहां पर कनेक्टिविटी बूस्ट करने की कोशिश करेंगे इस फंड के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई असेस नेटवर्क इंटरफेस क्या है, पीएम वानी क्या है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक वाईफाई सर्विसेज थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री टू एक्सलरेट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉडनेट इंटरनेट, हर जगह पहुंचाने के लिए इंटरनेट। कर्नाटका गवर्नमेंट टेबल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022। तो इसके थ्रू वो लैंग्वेज के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको क्या बोल रहे हैं, कन्नाडिगास। कन्नाडिगास को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, एज अ पर्सन और वन हुज पेरेंट्स हैव रिजाइडेड इन कर्नाटका फॉर 15 ईयर्स, रिजाइड करा है उसने या फिर उसके पेरेंट्स ने 15 ईयर्स के लिए, प्लस उनको रीड करना आता है और राइट करना आता है, कौन सी लैंग्वेज, कन्नड़ा। कन्नड़ा अगर रीड और राइट करना आता है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है फिर तुम हमारे लिए इन हो, ठीक है फिर तुम कन्नाडिगा हो। और उनको क्या इंडस्ट्री बेस्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, हायर एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कर्नाटका के अंदर ये लोग रिजर्वेशन ला रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज रेकमेंडेड दीपांकर दत्ता जो है शायद वो जज बन जाए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, राइट। इंडियाज फर्स्ट अब इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872। देखिए सेंसस क्यों न्यूज के अंदर है, बिकॉज अभी सेंसस होना ड्यू हो रखा है जो कि नहीं हुआ है, तो इसलिए बात करें 1872 के अंदर इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था। देयरफॉर ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार एडिटोरियल्स आ चुका है द हिंदू में, देयरफॉर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है टाइम पे सर्वे नहीं कंडक्ट किया है। 1881 से लेकर 2011 तक रेगुलरली जो सर्वे है वो होता रहा है। 2021 के अंदर होना चाहिए था, डाटा आना चाहिए था, बट नहीं आया, विच इज नॉट राइट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सेंसस से रिलेटेड में कि एक न्यूज ये भी आई थी कि अब ई सेंसस होगा, इसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करा जा रहा है जहां पर जितने लोग एक दिन में पैदा होते हैं वो ऐड होंगे और जितने मर जाते हैं वो डिलीट होंगे, और वो कह रहे हैं कि हर रोज ही सेंसस होगा, बार बार सेंसस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक ही डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर फॉर एवर सेंसस करने की जो इशू है वो खत्म हो जाएगा, हर रोज का डाटा अवेलेबल हुआ करेगा। अनिल खन्ना जो कि प्रेसिडेंट बन गए थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब क्योंकि ये इलेक्शंस के थ्रू मतलब लोगों ने वोट नहीं किया था एसोसिएशन के और उनको चूज नहीं किया था, तो इसलिए इनको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी फीफा ने उस टाइम पर फीफा ने सस्पेंड कर दिया था इंडियन जो फुटबॉल की एसोसिएशन है उसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मैचेस हुए, 1-2 मैचेस ऐसे हुए जिसके अंदर इंडियन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर नरेंद्र ही हैड अज्यूम चार्ज आफ्टर नरेंद्र बत्रा, तो आपको ये नाम याद रखना है, नरेंद्र बत्रा थे, उससे अनिल खन्ना को मिला, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैड मेड इट क्लियर दैट इट वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्टिव और इंटरिम प्रेसिडेंट। वो कहते हैं प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए और फिर आप इलेक्ट करोगे, नहीं तो हम बैन लगा देंगे आपके ऊपर। क्योंकि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे बैन लग गया था, तो हमारी टीम जो है गोकुलम केरला फुटबॉल टीम फाउंड व्हाट हैपेंस व्हेन सच अ बैन इज द प्लेयर्स हैड टू रिटर्न फ्रॉम उज्बेकिस्तान वेयर दे हैड गॉन टू टेक पार्ट इन एएफसी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप। तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, ये हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, और तभी ओलंपिक के अंदर इन्होंने बोला कि हम प्रॉपर इलेक्शंस करेंगे। ये मेन रीजन क्या है, क्यों बहुत सारी जो हमारी एसोसिएशन है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री कह रही है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया जो इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन 2011, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर टेन्योर्स ये सब डिफाइन करे गए हैं, वो नहीं फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स जो है, मतलब जो प्रेसिडेंट बन गया वो जाने को तैयार नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। बट यहाँ पे अब टेन्योर जो है प्रेसिडेंट की और कॉम्पोजिशन की, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो डिफाइन हो गए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एल नागेश्वर राव को अपॉइंट किया है जो हेड करेंगे और एफर्ट करेंगे क्या करने के, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोड मैप भी क्रिएट करेंगे इलेक्शंस करवाने के लिए।
चाइनाज फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, फ्यू जेनगुआ, इनको डेथ सेंटेंस मिल गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गया इनके अगेंस्ट टेकिंग ब्राइब्स, करप्शन चार्जेस हैं, ठीक है। Karnataka High Court said bhang is nowhere referred to as prohibited drink or prohibited drug as per Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Now this is very very important. आपको ये पूरा का पूरा टाइटल रट लेना है. भांग इज लाइक जो कैनबिस, ये जो होती है मतलब ड्रग होता है, उसको मिलाकर बनाई जाती है, या जो मतलब पीते भी हैं शिवरात्रि पे, ठीक है। तो भांग इज द एडिबल प्रिपरेशन मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कैनाबिस प्लांट, ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ड्रग्स सच एज ठंडाई, लस्सी अलॉन्ग विद वेरियस फूड। तो वो कहते हैं ये ड्रग नहीं है, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग नहीं है ये। द कोर्ट रिलाइड ऑन अर्लियर टू जजमेंट मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 एंड अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 वेयर द कोर्ट्स हैड रूल्ड दैट भांग इज नॉट गांजा एंड देयरफॉर नॉट कवर्ड अंडर एनडीपीएस। ये हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली थाईलैंड ने जो है लीगलाइज कर दिया कल्टिवेटेड, मतलब उगाना और पोजेस करना मैरिजुआना, बट रिक्रिएशनल यूज मतलब स्मोकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते इसको, बाकी सबके लिए यूज कर सकते हैं। थाईलैंड की बात कर रहे हैं। Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs flagged the need for single and comprehensive legislation for metro rail networks in the country and opposed the existing 3 central acts. Existing कौन से अभी देखिए, यह है मेट्रो रेल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, मेट्रो रेल्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 एंड द रेलवेज एक्ट 1989। तो वो कहते हैं एक ही लॉ होना चाहिए। गन ओनरशिप इन इंडिया, अगर हम गन ओनरशिप की बात करें तो रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर, अभी रिसेंटली आई थिंक थाईलैंड के अंदर भी नर्सरी के अंदर जाकर किसी ने शूट करा है बच्चों को। अब 2016 के अंदर इंडिया रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ गन रिलेटेड होमिसाइड्स। आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 जो है वो डील करता है गन ओनरशिप के साथ। रिक्वायरमेंट क्या है गन लाइसेंस के लिए, इंडिया इज 21 ईयर्स के मिनिमम एज में आपको मिल सकता है। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कन्विक्ट का मतलब प्रूवन गिल्टी इन एनी ऑफेंस, या फिर मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसे केस के अंदर 5 years प्रायर टू कमेंसिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन कमेंस करने से 5 years पहले तक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी एंड पीस। अपॉन रिसीविंग एन एप्लीकेशन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी द होम मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, होम मिनिस्ट्री इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू सबमिट अ रिपोर्ट, ठीक है। होम मिनिस्ट्री जो है वो अथॉरिटी है और वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन को बोलती है कि आप जाके इंक्वायर कर। The Arms Act amended in 2019 reduces the number of firearms that an individual can procure from 3 to 2. तो 2019 में 3 to 2 मतलब 3 से 2, एक person सिर्फ 2 arms ही रख सकता है। The validity of the license has been increased from the present 3 years to 5 years. This is also important 2019 के amendment में। The punishment of imprisonment is increased between 7 and 14 years along with the fine for the offence of acquisition, possession or carrying of prohibited ammunition without a license। अगर आप विदाउट गन लाइसेंस कैरी करो तो ये है, इट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ फायर आर्म्स टू अनदर विदाउट अ लाइसेंस। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच क्या है, MBED। तो ये डिसेंट्रलाइज है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो थिंग है ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ हो जाएगा। एंड ये किस लिए करें, वन नेशन वन ग्रिड का जो फॉर्मूला है उसको लेकर जाने के लिए। इसके अंदर क्या करेंगे, चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सोर्सेज अक्रॉस द कंट्री आर सप्लाइड टू मीट द ओवरऑल सिस्टम डिमांड। तो चीपेस्ट सोर्सेज के थ्रू ये करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू कि कस्टमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती पड़ सके। The Electricity Act 2003 is a central law regulating the electricity sector. This is important. The Electricity Amendment Bill 2022 aims at giving multiple players open access to distribution networks of power supplies and also allowing consumers to choose. जैसे हम एयरटेल, जियो और इनके बीच में चूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है वो क्या करवाना चाहते हैं, डिफरेंट होंगे तो फिर हम चूज करेंगे कि अरे ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। जैसे अभी तो गवर्नमेंट का है, ये प्राइवेट हो जाएगा, नॉट ओनली प्राइवेट बल्कि डिफरेंट कंपनीज होगी जो इलेक्ट्रिसिटी देंगी। The government ordered YouTube to remove 45 videos from 10 channels can be seen as justified response to growing concern over propagation of hate and communally sensitive material. तो 45 videos को remove करवाया 10 channels पर से गवर्नमेंट ने। The latest order ये कहाँ किसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो इंटरमीडियरी क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे जाकर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, चाहे वो वीडियो है चाहे आप कुछ लिख सकते हो, ऐसा सा कुछ, उनको इंटरमीडियरी कहते हैं।
जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सब. इट हैज़ अ प्रोसीजर बाय विच एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कंसिडर्स कंप्लेंट्स ऑन कंटेंट एंड मेक्स recommendations. The authorized officer has to take the approval of the secretary IB before directing the publisher or intermediary to block the relevant content. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर सेटअप किया हुआ है. आपको पता होना चाहिए कि इस रूल्स के अंदर ये जो है ये ब्लॉक किया गया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन भी है इसके अंदर. ऑल सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय रिव्यू कमिटी, जो कि महीने के अंदर 2 महीने में एक बार तो जरूर मिलेगी. इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट. 3 separate constitution bench proceedings in Supreme Court were simultaneously beamed live through YouTube. तो YouTube के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, मतलब जिसमें 5 या 7 जजेस बैठते हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, वो यूट्यूब की थ्रू लाइव दिखाए गए फॉर द फर्स्ट टाइम. द केसेस हर्ड इंक्लूडेड 10% कोटा फॉर EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला केस चल रहा है, वो दिखाया गया. जस्टिस चंद्रचूड बेंच हर्ड द डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे फैक्शन एंड उद्धव ठाकरे कैंप ओवर हु वाज रियल शिवसेना. तो इनका डिस्प्यूट चल रहा है. वो कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना रियल है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और एकनाथ शिंदे कहता है हमारी है. तो सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा है. जस्टिस कॉल बेंच हर्ड द चैलेंज टू ऑल इंडिया बार एग्जाम की ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम होता है लॉयर्स के लिए. तो ये सारे केसेस दिखाए गए थे कहाँ पर, यूट्यूब पर. द सुप्रीम कोर्ट इन स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का केस है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑल द क्लैट LLM पीप्स, यू गॉट टू रीड इट. आपका आई थिंक 2020 या 2021 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था. सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पर आपको जजमेंट पढ़नी है. हैड रूल्ड इन फेवर ऑफ ओपनिंग अप द एपेक्स कोर्ट थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग. ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कि ताकि लोग देख सके. इट हेल्ड दैट लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स आर पार्ट ऑफ राइट टू असेस जस्टिस. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. किस चीज का पार्ट है? ये आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड होती है. किसके लिए? राइट टू असेस जस्टिस. किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 21 के अंदर. गुजरात हाईकोर्ट वॉज द फर्स्ट हाईकोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग फॉलोड बाय कर्नाटका हाईकोर्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है. कौन था फर्स्ट? गुजरात हाईकोर्ट था. Currently, the Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha and Patna High Courts live stream their proceedings. So guys, अगर आपको इसका PDF चाहिए, it is going to be available for ₹40. If you need all the PDFs from January 2022 till September, जो भी हमने डाला है, और आगे वाले भी मैं इसके अंदर ही इंक्लूड कर दूंगी. आपको ₹1000 के अंदर ये सारे के सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी. ठीक है ना. तो अगर आप ₹1000 वाला ज्वाइन करते हो, तो जो भी हम लीगल करंट अफेयर्स का डालेंगे वो आपको उसके PPTs मिलते रहेंगे, एंड ये आपको सस्ता ही पड़ेगा. बट आपको अगर ₹40 के एक लेने, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी. अपनी वेबसाइट www.loggery.in पर जाकर आप ये बाय कर सकते हो. गाइस, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ये शेयर मत करना. आप हमें सपोर्ट कर सकते हो. वी आर जस्ट चार्जिंग ₹40, एंड अगर आप 1000 का भी हिसाब लगाओगे, हम 3 PDFs प्रोवाइड करते हैं पर मंथ. 3 PDFs का आप इंटू 12 कर लीजिए, तो हम आपको ज्यादा लूट नहीं रहे हैं. आई एम श्योर अबाउट दैट. तो अगर हम 3 PDFs इंटू 12 इंटू 40 करते हैं, तो आपका बनता है 1440. ठीक है, और इसको हम प्रोवाइड करें ₹1000 में, मतलब लेस देन 40, मतलब एक PDF आपको लेस देन ₹40 पड़ेगा अगर आप इकट्ठे बाय करते हो. आपकी मर्जी है. अगर आपको एक बाय करना है तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. इकट्ठे बाय करना है तो वो भी आपको कर दूंगी. राइट, सो दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. I'll see you super soon. अगर आपको दूसरी वीडियोस देखने हैं, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. Go ahead and check that out. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care. Please do subscribe to the channel.